हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश चैनल पे। आज हम लोग शॉर्ट रिवीजन देखने वाले केटीजी एंड रेडिएशन। बच्चों, अगर आपको ये सही में शॉर्ट रिवीजन अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, इससे बहुत एनर्जी आती है। तो उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये शेयर भी करोगे। तो चलिए, सबसे पहले मैं सबको पता होगा कि स्टेट ऑफ मैटर कितने सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस एंड प्लाज्मा है। इसमें हम लोग सॉलिड, लिक्विड, गैसेस कैसे समझते हैं? तो सिंपल है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा तो वो सॉलिड है, लिक्विड में थोड़ा सा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, और गैसेस में बहुत कम होता है, मतलब ना के बराबर होता है, इसलिए मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर भागते हैं। पहले ही कुछ लॉ देखेंगे, लॉस को याद भी रखना पड़ेगा। यहां पे हम लोगों ने देखते प्रेशर बढ़ाया तो वॉल्यूम कम हो रहा है। देखो, वॉल्यूम कम हो रहा है, समझ रहे हैं? तो यहां पे टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट है, लेकिन ओके। तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वी। टी यहां पे ध्यान रखना बेटा, कांस्टेंट है, ओके। द फिक्स मास ऑफ अ गैस, कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर कैसा कांस्टेंट है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। सिलेंडर का याद रखना, घर में सिलेंडर होता है, गैस सिलेंडर होता है, उसमें देखो प्रेशर से दबा दिया है हमारे गैस को और वॉल्यूम कम कर दिया है। सेम टू सेम बच्चों, चार्ल्स लॉ, दूध का एग्जांपल दिख रहा है, टेम्परेचर बढ़ाओ वॉल्यूम बढ़ रहा है। दूध तू चाललं असं म्हणतो भाऊ, आपण म्हणतो का? तेच तो लॉ है मंग भावा। चलो, तो यहां पे क्या बोलोगे? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी। तो यहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होगा वो हमारा कांस्टेंट होगा। समझ रहे हो बच्चों? चलिए नेक्स्ट, वाह सर, ये गे ल्यूसेक लॉ को आपने तो, है ना, घर में खिचड़ी पकाते होगे तो घर वाले को पूछ लेना, क्या कितने लीटर का अपना प्रेशर कुकर है, फिक्स होता है उसका, क्या वॉल्यूम फिक्स होता है। फिर क्या चेंज हो रहा है सर? चेंज क्या हो रहा है? तो चेंज हो रहा है प्रेशर और टेम्परेचर। देखो, टेम्परेचर बढ़ने से प्रेशर बढ़ रहा है ना। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी। समझ में आ रहा है? तो यहां पे V था हमारा कांस्टेंट। तो ये लॉ है बच्चों, तीनों भी, है ना। ये तीनों लॉ जिनको समझ में आ गया हो गया। ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है, ये तो पता होगा आप लोगों को, है ना। तो सिंपल सा हम लोगों ने क्या देखा सबसे पहले सर? पहले बॉयज लॉ। बॉयज लॉ में हम लोगों ने देखा कि P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल V है, B इज द बॉयज लॉ। बाद में चार्ल्स लॉ में V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T, ये C देखा चार्ल्स लॉ। और प्रेशर लॉ देखा कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T, इसको प्रेशर लॉ, है ना, या गे-लुसाक लॉ बोलो, गे गे गे। ठीक है बेटा, ओके। अब मैं चाहता हूं कि इनको एक जगह पे लिखे, है ना। तो ये P V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T, देखो ये P और V दोनों को ही है, और P को इनवर्सली प्रोपोर्शनल V भी होगा, इधर गया तो मैंने डिसीजन ले लिया, कुछ कांस्टेंट लिखते, तो कांस्टेंट लिखा बेटा R। R इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। तो यहाँ पे P भी नंबर्स ऑफ मोल्स लिखना था तो N लिखा, हो गया बेटा आइडियल गैस इक्वेशन तैयार। और R की वैल्यू सबको पता होना चाहिए, 8.314 जूल पर मोल ये केल्विन। ठीक है, ये थोड़ा सा याद होना चाहिए। यहां पे दूसरी एक बात, अगर पीवी की जगह पे एन के बी टी अल्टरनेटिव मेथड से लिख सकते हैं। पीवी इज इक्वल टू एन लिखो खाली, के बी टी, है ना, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ओके। टी इज द टेम्परेचर बच्चों। बढ़ते आगे, हाँ, ये पूरा लिख के दिया। एन ए मतलब एवोगाड्रोस नंबर का वैल्यू दिया वाला 6.063 लिखता हूं मैं तो 10⁻23। मतलब इसका मतलब ये है कि अगर आप लोगों ने कोई बकेट ली और बकेट में 22.4 लीटर इतना फ्लूइड लिया, लिक्विड लिया, तो उसके अंदर कितने नंबर्स ऑफ एटम्स होंगे, पार्टिकल्स होंगे, एटम मॉलिक्यूल्स होंगे, तो वो होंगे 6.023 × 10⁻23 होंगे। ठीक है ना, ये पता होना चाहिए, ओके। आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू NKBT। तो शायद ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को अभी बताया, ठीक है। हाँ, गैस जो होता है, गैस के बारे में लिखा है ना। तो गैस आप लोगों को पता होगा, फॉर सॉलिड ऑब्जेक्ट अगर मैंने ये मार्कर फेंका तो आप लोग न्यूटन्स लॉ लगाते हो, है ना, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लगाते कि नहीं? वैसे बच्चों, हम लोगों को गैस कोई इनक्लोज कंटेनर में हो, बंद डब्बे में हो, तब बच्चों इसके क्या क्या वेरिएबल हो सकते हैं सर? प्रेशर देखना पड़ेगा, वॉल्यूम देखना पड़ेगा, उसका टेम्परेचर देखना पड़ेगा, वो गैस मॉलिक्यूल रैंडम मोशन कैसा कर रहा है वो देखना पड़ता है। तो ये इसके ऊपर डिपेंड है, समझे ना। मार्कर फेंका तो न्यूटन्स लॉ लगाया, कोई क्लोज कंटेनर में अगर गैस रखा तो आप लोग ये वेरिएबल देखेंगे और आइडियल गैस PV इज इक्वल टू NRT लगाओगे।
है ना। गैस मॉलिक्यूल ऑलवेज रैंडम मोशंस करता है, डिफिकल्ट है बेटा, हर किसी सिंगल मॉलिक्यूल के इधर उधर घूमते रहता है। चलिए ठीक है। आइडियल गैस, कुछ इसके भी कैरेक्टरिस्टिक दिए हमने। गैस विच ओबे, तो गैस इक्वेशन, कोई गैस इक्वेशन का अगर कोई ओबे कर रहा है गैस, ऑल प्रेशर, कोई भी प्रेशर हो, एंड टेम्परेचर इन आइडियल गैस, है ना। कंडीशन दी वाली है इसके लिए, लो डेंसिटी, लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर। इन अदर वर्ड कंडीशन वेयर द गैस मॉलिक्यूल सो अपार्ट, मतलब एक दूसरे से दूर हो, इंटरमॉलिक्यूल अट्रैक्शन ना हो, इसी गैस को आइडियल गैस बोला गया है। ओके, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिख के दिए, देयर आर द नो इंटरमॉलिक्यूल इंटरेक्शन होना चाहिए। रियल गैस कुछ आइडियल गैस बोल के काम करते हैं, कोई रियल में आइडियल गैस तो नहीं है, बट बिहेव करने लगते हैं, जैसे कि H2, N2, O2, ये जो है ये मोनोएटॉमिक इनर गैसेस कुछ है जो कि उसके जैसे बिहेव करने लगते हैं। ठीक है, कुछ अजम्पशन से बच्चों, अजम्पशन माने तो ही ये आइडियल गैस इक्वेशन मान सकते हैं या KTG पढ़ सकते हैं, नहीं तो नहीं पढ़ पाएंगे। गैस कंसिस्ट ऑफ द लार्ज नंबर्स ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल, इसको गैस मॉलिक्यूल कहेंगे। ऑल मॉलिक्यूल सेम और आइडेंटिकल है, ऐसे मान के चले, मतलब सेम है, सब मॉलिक्यूल एक जैसे है, प्रॉपर्टी एक जैसे, ऐसे मान के चलते हैं। मॉलिक्यूल रिजिड परफेक्टली इलास्टिक है, मतलब कोई मॉलिक्यूल ने टक्कर मारी तो वो कभी टूटे फुटते नहीं है। गैस मॉलिक्यूल कंटिन्यूसली मूविंग हो रहते हैं, इधर उधर रहते हैं, है ना। ड्यूरिंग द रैंडम मोशन, ये रैंडम मोशन में दे कोलाइड विथ अदर मॉलिक्यूल वॉल ऑफ कंटेनर, दिस कोलिजन इज कॉल्ड एज द परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन कहते हैं इसी को हम लोग। मॉलिक्यूल ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन में मूव करते रहते हैं, स्ट्रेट लाइन में, यूनिफॉर्म स्पीड बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। ठीक है, तो ये बहुत अजम्पशन तो लिखना नहीं, आपको 4-5 अजम्पशन आना चाहिए। मीन फ्री पाथ क्या होता है, देखो बच्चों, मॉलिक्यूल क्या टक्कर मारा तो इसको हम लोग λ1 बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, λ1 है। यहाँ से यहाँ टक्कर मार रहा है, समझो A से निकला था B तक, B से C, C से D, D से E, ये F, G और ये H, है ना। तो इसको λ2 बोलते, इसको λ3, ऐसे बोल सकते हैं। तो मीन फ्री पाथ, ये एवरेज डिस्टेंस ट्रैवल बाय द पार्टिकल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का जो अंतर होता है, विच मॉडिफाई द डायरेक्शन एंड एनर्जी ऑफ अदर पार्टिकल, इसी को हम लोग मीन फ्री पाथ कहते हैं। और इसका एक फार्मूला बेटा, ठीक है, वो फार्मूला लैम्डा इज इक्वल टू 1/√2 पाई डी स्क्वायर, ये N/V, ये वेवलेंथ है बेटा। ओके, एक ध्यान रखना, इसी को हम लोग मीन फ्री पाथ कहते हैं, लैम्डा को ही, ये वेवलेंथ नहीं, मीन फ्री पाथ है, सॉरी। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल लिए थे। हाँ, ये इक्वेशन डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है अच्छी तरह से। मैं आपको शॉर्टकट भी बताऊंगा इसका, ठीक है। ये है मेरी रूम, समझो ये क्यूबिकल है ना, एक मॉलिक्यूल निकल गया भाई एक्स एक्सिस से, ठीक है, जाके टक्कर मारेगा, वापिस आएगा। तो मोमेंटम नाम की एक चीज है। सर ये क्यों निकलना मोमेंटम, मेरा प्रेशर कितना एग्जर्ट हो रहा है, तो प्रेशर का फार्मूला देखो, फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो फोर्स होता है चेंज इन मोमेंटम, न्यूटन का लॉ है, जैसे F इज इक्वल टू ma लिखते हैं, इसी इक्वेशन से मिलता है। और P क्या बेटा, मोमेंटम। तो चलो मोमेंटम तो मिल जाएगा हम लोगों को, चेंज इन मोमेंटम, बट चेंज इन मोमेंटम देखो कैसे, अब जाने वाला मोमेंटम है ना, और आने वाला भी मोमेंट, तो फाइनल माइनस इनिशियल। तो देखते हैं, पहले गया वापस आ रहा है, तो फाइनल वाला माइनस लिखना है। सर ऐसा क्यों, देखो mv(x) माइनस इनिशियल मोमेंटम, समझा देता हूं, टेंशन मतलब। फाइनल क्यों, देखो जाने वाला ये डायरेक्शन है, वापिस आया तो माइनस, देखो ये फाइनल है, डायरेक्शन अपोजिट है, और माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, ऐसा है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो इसको अच्छी तरह से समझे, फाइनल का डायरेक्शन माइनस क्यों, और इनिशियल का तो ये इसके कारण माइनस आ रहा है ना, तो ये समझना भी जरूरी है। तो -2mvx, ओके सर। तो डेल पी मिला सर मुझे, ओके। डेल टी कैसे निकालोगे सर, बताता हूं। वेलोसिटी का फार्मूला बताओ, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देयरफॉर टी इज इक्वल टू, डिस्टेंस क्या है बेटा, जाने का यल, अंदर यल है ये, और आने का यल, तो 2l हो गया, और ये vx इधर आएगा, तो इसको चेंज डाल देते हैं अभी। फोर्स इज इक्वल टू, देखो डेल पी डिवाइड बाय डेल एक्स, सॉरी डेल टी। तो डेल पी क्या है बेटा मेरे पास, इन मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिख रहा हूं, 2mvx, यहां पे 2l vx, बात समझ में आ रही, देखो डेल पी की वैल्यू मैग्नीट्यूड फॉर्म में,
डेल टी की वैल्यू भी डाली, तो मुझे लगता है 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 कैंसिल होगा, और ये यम वी यक्स ऊपर गया तो स्क्वायर होगा डिवाइड बाई यल। समझ में आ रहा है आपको? कोई टेंशन तो नहीं है, ऑल इज वेल होंगे। अब मुझे बेटा यहां पे एक ही पार्टिकल नहीं, बहुत सारे पार्टिकल्स हो सकते हैं, तो इसीलिए यही इक्वेशन एवरेज फोर्स बोलते हैं इसको, इसका नाम क्या है? एवरेज फोर्स, यम बाय यल। ठीक है, यहां कैसे लिखोगे? वी यक्स 1 स्क्वायर, वी यक्स 2 स्क्वायर डैश वी यक्स यन स्क्वायर। राइट बेटा, कोई टेंशन है? इसका एवरेज कैसे निकालते हैं? एवरेज ये बान, ये ऊपर बान नहीं है, क्या बोलेंगे का है ना, बार दिया है, बार बोलते हैं इसको। एवरेज निकालने का फार्मूला दे रहा हूं, वी यक्स 1 स्क्वायर, वी यक्स 2 स्क्वायर डैश वी यक्स यन स्क्वायर डिवाइडेड बाय nth नंबर ऑफ पार्टिकल का एवरेज। ये एवरेज निकालने का फार्मूला है, बट मेरे ब्रैकेट में तो यही है, तो ये इधर चला जाएगा, तो इसीलिए बच्चों ठीक है। नहीं तो पहले ये रहने देते, मुझे फोर्स प्रेशर निकालना है, तो एवरेज फोर्स पर यूनिट एरिया ऐसा रखता हूं। तो एवरेज फोर्स था मेरे पास यम वी यक्स स्क्वायर बाई यल, और एरिया का ये यल स्क्वायर, तो शायद यहां पे यम ये वी यक्स 1 स्क्वायर यहां पे ऐसा डालना चाहिए था, है ना, वी यक्स 2 स्क्वायर डैश वी यक्स यन स्क्वायर। बात समझ में आ रही बेटा? शायद इसी का फार्मूला मैंने लिख के रखा है। तो प्रेशर इज इक्वल टू मास अपॉन वेलोसिटी नहीं होगा, ध्यान रखना, वॉल्यूम है, वॉल्यूम। और इसका एवरेज जो इसका पूरे का वो है वी एवरेज स्क्वायर मल्टीप्लाई यल। लेकिन बच्चों आपको ये जो v दिख रहा है अलोंग द एक्स एक्सिस का एवरेज, ये हम लोगों को अलोंग द एक्स एक्सिस हो सकता है, अलोंग द वाई एक्सिस हो सकता है, अलोंग द जेड एक्सिस हो सकता है। मतलब ये जो v स्क्वायर है दिख रहा है आपको, ये हो सकता है वी एक्स स्क्वायर, वी वाई स्क्वायर, वी जेड स्क्वायर, अलोंग द कोई भी एक्सिस होता है। लेकिन हम लोग मान रहे हैं आइडेंटिकल, तो इसके कारण वी एक्स, ये वी वाई और ये वी जेड, तो ये होगा 1/3 वी, ऐसा हो जाएगा ना 1/3, ठीक है ना, 1/3, क्योंकि अलोंग द 3 एक्सिस है, स्क्वायर है, हम लोग स्क्वायर निकाल रहे बेटा एवरेज। तो मैं यहां पे पी, ध्यान से देखना बेटा, यम अपॉन वी, ये यन, ये वी एक्स, इसका जो एवरेज है वो निकाला हमने 1/3 वी स्क्वायर। ध्यान रखना बेटा, ये वॉल्यूम है, ये वेलोसिटी, तो P इज इक्वल टू 1/3, यहाँ पे यन यम अपॉन वी और ये वी स्क्वायर। शायद आपको कुछ लोगों को समझ में आया होगा। इसी फार्मूले के आपके बुक्स में अलग अलग, देखो बेटा मकसद तो वही ना, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स निकालो चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम, चेंज इन मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, बाद में टाइम निकालो, एफ में पुट करो। सिंपल तरीके से बताने की कोशिश की है। आपके पास जो ही फार्मूला आ चुका है उसी को दोबारा यहां पे लिख के बताऊंगा मैं, 1/3 यहां पे यन यम अपॉन वी और ये वी स्क्वायर, ठीक है ना बेटा। इसी को कैपिटल यम भी बोल सकता हूं मैं, 1/3 कैपिटल यम बाय वी और ये वी स्क्वायर। शायद आपको पता हो तो इसी को रो कहते, रो, इसी को रो कहते हैं। बस कुछ बुक्स में ऐसा लिखा होगा 1/3 रो सी स्क्वायर, सी इज द स्पीड ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स। ओके, एक ही मतलब है बेटा, यह एवरेज ही है, लेकिन ध्यान रखना। ओके, ये -2 नहीं है, एवरेज है। चलो आगे बढ़ते बेटा। इसी को आरएमएस स्पीड कैसे दिखाएंगे? आपको फार्मूला याद होना चाहिए। फार्मूला क्या है बताओ? 1/3 यन यम अपॉन वी और ये वी स्क्वायर। ठीक है, जो बच्चे सही में पढ़ाई कर रहे हैं ना उनको बहुत मजा आ रहा होगा ये तो, ठीक है ना। चलिए मैं एक काम कर सकता हूं सर, मुझे वी ये यही निकालना है, आरएमएस निकालना है इसको, तो ये होगा बेटा 3PV, ये यन यम होगा और ये एवरेज स्क्वायर। कोई टेंशन है भाई? लेकिन PV इज इक्वल टू यन RT, आइडियल गैस इक्वेशन पुटअप कर रहा हूं, तो ये V को इधर लिखता हूं, बाकी कुछ नहीं। देखो ये 3 PV के जगह पे यन RT डिवाइड बाई यन यम। ओके, तो ये एवरेज स्क्वायर इज इक्वल टू 3, यन को लिख सकते बेटा यन अपॉन यन ए, राइट, RT और ये यन यम है, तो यन से यन को कटवा दो और यहां पे बचा है एवरेज स्क्वायर इज इक्वल टू 3RT डिवाइडेड बाय
एन ए एम। ओके, बोथ द साइड स्क्वेयरिंग करते हैं तो वी स्क्वेयर एवरेज में ये 3RT डिवाइड बाय एन ए, इसको लिख सकता हूँ मोलार मास लिख सकता हूँ ना। हाँ, एक मिनट बच्चों, डायरेक्ट लिख सकता हूँ इसको ऐसे, यम नॉट लिख सकता हूँ इसको, इसी को यम नॉट लिख सकता हूँ। तो इसी को v, देखो ये रूट है, हाँ सर, मीन है, मीन मतलब बेटा ऊपर जो बांध ये दिख रहा है इसको रूट, ये देखो रूट बाद में मीन बाद में स्क्वायर है तो RMS इसीलिए बोला उसको। तो 3RT अपॉन यम नॉट, कभी कभी VRMS डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर, ऐसा सवाल भी आता है। ठीक है बेटा, ओके। पढ़ना कैसे उसका, ये रूट है, देखो V है लेकिन रूट है, बाद में इसको मीन बोलते हैं, ये जो ऊपर दिख रही गाड़ी, और ये स्क्वायर है। चलिए आगे बढ़ते बच्चों फटाफट। बाबा रे, हाँ एवरेज एनर्जी निकालते हैं ना, एवरेज एनर्जी निकालते हैं। अभी अभी हमारे पास जो भी फार्मूला, वो फार्मूला लिखो पहले, P इज इक्वल टू 1/3 NM अपॉन V, और ये V का स्क्वायर। मुझे लगता है कि एक काम करता हूँ, PV ऐसा ये लिखता हूँ 1/3 ये N और ये MV स्क्वायर ऐसा लिखता हूँ। ठीक है, मुझे काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। मुझे लगता है कि अब MV स्क्वायर को ही कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, तो PV ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। 1/3 ये N, यहाँ पे देख तो 2 लिखता हूँ, 2 समझे, तो यहाँ 2 लिख सकता हूँ ना, 2 कैंसिल, वही तो मतलब होगा MV स्क्वायर। तो देखते हैं बच्चों, इसी को तो काइनेटिक एनर्जी कहते हैं ना, N एवरेज काइनेटिक एनर्जी, लेकिन E बोला है उन्होंने, ठीक है ना, E बोला है MV स्क्वायर। तो PV यहाँ पे 2/3, इसी को काइनेटिक एनर्जी बोला है, ठीक है ना, ओके। तो मुझे क्या लगता है कि PV के जगह पे NKBT लिख सकता हूँ, यस। तो यहाँ पे अगर लिखोगे NKBT इज इक्वल टू 2/3 E, मुझे E एनर्जी निकालना है, तो ये 3/2 NKBT लिख सकता हूँ। तो E डिवाइडेड बाई N है ना, एवरेज एनर्जी पर मॉलिक्यूल्स, इसको कहते हैं 3/2 KBT। KBT को R भी लिख सकते हैं हम लोग, करेक्ट है बच्चों। तो 3/2 R, ये भी ये फार्मूला लिख सकते हो। मेरे ख्याल से ये पूरा कंप्लीट करके दिया है। KBT ही रहने दो, ठीक है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, बुक्स में नहीं दिया है तो मत लिखो, चलेगा। तो सिंपल है डेरिवेशंस, ज़्यादा ये नहीं है, ठीक है ना। अभी हम लोग कुछ लॉज ऑफ इक्विपार्टीशन, ये तो सिंपल है। काइनेटिक एनर्जी लिखनी है, काइनेटिक एनर्जी अलॉन्ग द एक्स एक्सिस लिखो, तो कैसे लिखोगे, हाफ MV एक्स स्क्वायर, हाफ MV वाई स्क्वायर, हाफ MV जेड स्क्वायर। बस इसका एवरेज निकालना है तो क्या करोगे बच्चों, बस ये एवरेज निकालने का फार्मूला देखो, ये ठीक है। तो एवरेज, बच्चों को लगेगा मुकेश सर फास्ट पढ़ा रहे, क्या नहीं बेटा, ये रिवीजन है। अगर रिवीजन नहीं किया है तो वन शॉट वीडियो देखो, बाद में ये देखो, ठीक है ना, नहीं तो आपको लगेगा अरे अरे ये तो बहुत ही खतरनाक चालू है भाई, कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसा नहीं है, बस एवरेज निकालना है। मैंने क्या किया बेटा, एवरेज निकाला, बाकी कुछ नहीं इसमें, है ना, ओके। इसी को 3/2 KBT लिख सकते हैं आप लोग, इसी को हाफ करोगे तो, क्यों, क्योंकि हम लोगों को पता है एवरेज ऑफ 1/2 MV एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ MV वाई स्क्वायर और हाफ MV स्क्वायर जेड, इसी को 1/2 KBT लिखते हैं, ठीक है। इक्विपार्टीशन में यही है, बाकी कुछ लिखना नहीं है ज़्यादा। चलो डिग्री ऑफ फ्रीडम बेटा, डिग्री ऑफ फ्रीडम देखो, ये मोनोएटॉमिक गैस है, मोनोएटॉमिक गैस है, ये अलोंग द एक्स वाई और जेड एक्सिस जा सकता है, तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 मिलेगा आप लोगों को, ठीक है ना। मुझे बताओ, कोई भी पार्टिकल से, एक तो समझो मोनोएटॉमिक रहा तो एक्स वाई जेड जा सकता है ना, तो ये पता होना चाहिए। मतलब वो डिपेंड करेगा कितने एक्सिस से जा रहा है, कोई 2 एक्सिस से जा सकता है, कभी 1 एक्सिस से, तो वो डिपेंड करता है हमारा, है ना, डिग्री ऑफ फ्रीडम के ऊपर। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं, ओके, ये अगर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स रहा तो ये एक्सिस से गया, देखो ये एक्सिस से, और कुछ एक एक्सिस ऐसा रहेगा कि उस पर
घूमने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि देखो ये रोटेशन मोशन है, ये अलॉन्ग द एक्सिस घूम, इसको एक्स बोला है, ठीक है, दिख रहा है, ओके। दूसरा अभी घूमेगा तो ये एक्सिस से घूमेगा, तो जिस एक्सिस से सेंटर ऑफ मास होता है वहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 मिलता है, ठीक है ना। तो ये अलग अलग डायग्राम दिए, शायद आप फील कर रहे होगे, देखो अलॉन्ग द एक्स एक्सिस डम्बल्स, ठीक है। मैं बताऊंगा कुछ चीज़ें हैं अभी ये, ठीक है, देखते हैं। अभी ये अलॉन्ग द, ठीक है, वह एक्सिस, बाद में आप लोग देखते हैं, चलना भाई, हाँ चलो, मैं ज़्यादा यहाँ पे ना लेते हुए पॉलीएटॉमिक डायटॉमिक सब बताने की कोशिश करूँगा अब। डिग्री ऑफ फ्रीडम, द टोटल नंबर्स ऑफ कोऑर्डिनेट, कितने कोऑर्डिनेट से मूव कर रहा है, एक्स वाई जेड एक्सिस, तो इसको है ना डिग्री ऑफ फ्रीडम बोल सकते हैं हम लोग। अभी डायटॉमिक रहा, तो डायटॉमिक में सबको पता है कि भैया एक्स वाई जेड एक्सिस हो जाएगा। डंबल्स में क्या होता है, देखो हमारा डंबल्स है तो ऐसा ऐसा यहाँ पे घूमेगा, ठीक है, अलॉन्ग द वो एक्सिस आपके तरफ ही दिख रही नहीं है तो वो भी उसको भी घूमेगा, लेकिन एक्स एक्सिस रहा तो ऐसा ऐसा घूमेगा, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं मिलेगा। मतलब मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चों, इसकी जो टोटल एनर्जी है वो डिपेंड रहेगी एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन मोशन, ठीक है, प्लस एनर्जी ऑफ रोटेशनल कितना, ठीक है ना। आप देखते हैं इसकी अलॉन्ग द एक्स एक्सिस हो सकता है हाफ एम वी एक्स स्क्वायर, हाफ एम वी वाई स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर जेड। रोटेशन में क्या हो रहा है, समझा, हमने एक्स एक्सिस माना, वो कौन सी एक्सिस पे कहाँ रोटेट कर रहा है ये भी पता होना चाहिए। जैसे कि मैं मान रहा हूँ कि भाई कि एक्स एक्सिस पे ऐसा ऐसा घूम रहा है, तो इसका सेंटर ऑफ मास इसमें से गया होगा, मतलब एक्सिस गई होगी सेंटर ऑफ मास से, तो 0 होता है। तो अलॉन्ग द एक्सिस घूमेगा आई ओमेगा स्क्वायर अलॉन्ग द एक्सिस, प्लस 1/2 अलॉन्ग द वाई हो गया, तो जेड रहेगा भाई। यस बेटा, समझ में आ रहा है आपको। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 2 3 4 5 मिल रहा है डायटॉमिक के लिए, है ना। अगर वाइब्रेशन, वो डिपेंड करता है वाइब्रेशन रहा तो वाइब्रेशन के लिए देखो यहाँ पे हाफ एम यू स्क्वायर प्लस हाफ के आर स्क्वायर, मतलब उसका रोटेशन भी आएगा। हम लोगों को अभी यहाँ पे थोड़ा सा मेयर्स रिलेशंस थोड़ा सा ऊपर गया, ये मतलब थोड़ा सा आगे पीछे हुआ मेयर्स रिलेशंस। हाँ, यहाँ पे मेयर्स रिलेशन देखना चाहिए। मेयर्स रिलेशन में सिंपल है, सी पी माइनस सी बी इज इक्वल टू आर निकालना है। कैसे निकालना है, सिंपल भाषा में बताता हूँ बेटा। देखो मेरे पास एक सिलेंडर है, इसको हीट दे दी मैंने, हीट दी तो क्या हुआ कि यहाँ पे जो क्यू डी क्यू दिया हीट, तो बस इंटरनल एनर्जी बढ़ी, इसका जो भी पिस्टन से ना ऊपर गया ना नीचे आया, अपने जगह पे कांस्टेंट प्रेशर है था। कौन सा था, कांस्टेंट। तो मैंने हीट दी dQ1 नाम की, तो ओनली एनर्जी dE ही बदली। शायद आपको थर्मोडायनेमिक्स का लॉ पता होना चाहिए, वॉल्यूम नहीं बदल रहा बेटा, वॉल्यूम अपनी ही जगह पे है। तब क्या हुआ, तब ये हुआ सर CV इंटू डेल्टी हुआ। स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम है और मैंने टेम्परेचर dQ दे रहा, मतलब टेम्परेचर दे रहा हूं, तो ये इक्वेशंस मिला मुझे। गॉट इट, बात समझ में आ रही है। dQ1 मतलब हीट दी मैंने, हीट देने से ओनली इस गैस मॉलिक्यूल को एनर्जी मिली और इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ी, लेकिन वो किसके कारण बदली, टेम्परेचर के कारण, और कांस्टेंट प्रेशर है, वॉल्यूम है, सॉरी। अच्छी बात है सर, आगे बढ़ते हैं। चलिए, बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूं। अब क्या हुआ, अब मैंने हीट दे दी और हीट देने से मेरा जो भी देखो यहां था, अभी dV हो गया, है ना। हीट दे दी, इसको dQ2 बोला और इंटरनल एनर्जी भी बढ़ी और वॉल्यूम चेंज हुआ तो वर्क हुआ बेटा, क्योंकि पिस्टन ऊपर गया, तो इसको dQ2 बोलता, dQ2। इसमें क्या हुआ सर, इंटरनल एनर्जी बढ़ी, ओके सर, बाद में वर्क भी हुआ। लेकिन जब कांस्टेंट प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कांस्टेंट था बेटा, तो यहां पे डेल्टी लिख सकता हूं, टेम्परेचर से चेंज हुआ। इक्वेशन नंबर 2, कोई टेंशन है। अब एक काम करते हैं, dQ2 की ये वैल्यू है तो Cp इंटू डेल्टी, DE के इंटरनल एनर्जी की वैल्यू क्या है, CV इंटू डेल्टी, और वर्क डन होता बेटा P इंटू DV। जिनको पता नहीं है लिख देना, ठीक है ना, ये P इंटू DV है।
चलिए बढ़ता हूँ आगे मैं, सी पी इंटू डेल टी, ये इधर आया तो माइनस होगा बेटा, और ये पी वी इंटू डेल, इसका भी मैं बता देता हूँ, पी वी को लिखते हैं आर टी, यानी इज इक्वल टू 1 नंबर ऑफ मोल 1 लिखा है मैंने, हाँ। पी डी वी लिखो तो इसको आर इंटू डेल टी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे आर इंटू डेल टी। शायद आपको पता लगा होगा सी पी माइनस सी वी, डेल टी को कॉमन निकालते हुए आर इंटू डेल टी गेट बी कैंसल, तो यही रिलेशन है ना मेरा, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर। लेकिन कभी सी पी इज इक्वल टू, है ना, यम नॉट एस पी लिखते हैं प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट, तो सी वी इज इक्वल टू यम नॉट क्या लिखेंगे बेटा, एस वी। तो शायद आपको पता लगा होगा मुझे क्या लिखना है, तो एस पी माइनस एस वी, यहाँ पे आर डिवाइड बाय यम नॉट, ऐसे कुछ तो लिखना होगा, और आपने लिखा होगा, यही उम्मीद करता है। और मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ एनर्जी जूल में लिखना है तो ये जे लिखते हैं, समझे, सिंपल है। 2 केसेस लेना है, एक बार कांस्टेंट v डेल v इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे डेल v इज नॉट इक्वल टू 0, दोनों केस बस रख दो, बाकी खत्म किस्सा। चलिए हाँ जी आगे बढ़ता हूँ बच्चे। हाँ, मोनोएटॉमिक गैस राहतों, अभी हमने देखा मोनोएटॉमिक गैस राहतों, तो हमारे पास 3 kBT, एक तो वो तो पता होना चाहिए, जैसे कि मैंने एनर्जी निकाली थी, क्या लिखी थी, 3/2 N A kBT, यस करेक्ट है, यही फार्मूला लिखा था बेटा हमने, कोई टेंशन तो नहीं। मुझे बताओ, जब भी मैंने डी एनर्जी निकाली थी तो सी वी इंटू डेल टी, याद है, कांस्टेंट स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम रहा तो सी वी क्या बनेगा बेटा, डी बाई डी टी, करेक्ट है, ये डिवाइड आएगा। लेकिन डी की वैल्यू मुझे पता है, डी बाई डी टी, ई की वैल्यू क्या है मेरे पास, 3/2 N A kBT। चलिए क्या डेरिवेशन आता है आपको, तो यहाँ पे 3/2 N A कांस्टेंट KB, टी का पावर पता है ना, टी गायब हो जाएगा, इसी को तो आर बोलते हैं, तो सी बी इज इक्वल टू 3/2 आर। और सीपी क्या मिलेगा बेटा, 5/2 आर। और गैमा क्या होता है, सीपी अपॉन सीवी, सीपी है मेरे पास 5/2 आर और ये है 3/2 आर, आर गेट भी कैंसिल, तो 5/3 मिलेगा मोनोएटॉमिक के लिए। अब कुछ बच्चे बोलेंगे 5/2 कैसे आ गया सर, अरे बेटा ये था सीवी में, ये मेरे से रिलेशन से, यही तो मेरे से, तो मुझे सीपी निकालना है, तो मैं क्या करूं, सीवी प्लस आर लिखूं। सीवी क्या है मेरे पास, 3/2 आर, और ये आर, इसको 1.5 बोलते हैं, इसको 1 कितना होता है, 1.5 1.5, 2.5 कैसे लिखते बेटा, 5/2 आर लिखते, वही तो लिखा है ना मैंने यहाँ पे, तो थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड भी होना चाहिए। मोनोएटॉमिक, अभी डायटोमिक में वैसे ही कितने थे, 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम, कैसे सर, 3 ट्रांसलेशन एक्स वाई जेड एक्सिस, बराबर है, और 2 रोटेशन डंबल्स का एग्जांपल दिया था मैंने, तो कैसे लिखोगे मेरे भाई, तो E इज इक्वल टू क्या लिखना है इसे, 2/3 N A kBT, और यहाँ पे 2/2 N A kBT, पता है ना कैसे आ गया, तो ये 2 रोटेशनल है, ये ट्रांसलेशन है, तो 5/2 N A kBT। तो चलो सर तो d/dt लिखो, CV की वैल्यू है ना, तो मैं डायरेक्ट लिखूं क्या, अभी 5/2 R लिख दूं, कोई टेंशन तो नहीं, पता तो लगा ना बेटा, N A kB की वैल्यू R रखी थी, तो CP क्या होगा बेटा, बस 1 ऐड करो सर, 5/2 मतलब 2.5 में 1 ऐड हो गया, 5/2 मतलब 2.5 है ना, तो 1 ऐड करो, कितना होता है फिर 1 ऐड किया तो, सिंपल सी बात है सर, 7/2 होगा, 3.5 है ना, बस गामा इज इक्वल टू CP अपॉन CV, तो ये होगा 7/2 R और ये 5/2 और R कैंसिल, ये कैंसिल, तो 7/5। और नॉन रिजिड रहा तो वाइब्रेशन आते, तो CV की वैल्यू होती है बेटा 7/2 R और CP की होगी 9/2 R, तो होगा यहाँ पे गामा CP/CV मतलब 9/7, समझे ना, ओके, क्योंकि वाइब्रेशन दोनों आ रहे हैं, जैसे यहाँ पे 3/2 2/2 है ना, बाद में और 2/2 आएगा, बाकी कुछ नहीं, वाइब्रेशन मोशनल। पॉलीएटॉमिक में क्या आएगा सर, सीधी बात लिखता हूं मैं, CV इज इक्वल टू 3 + F R आएगा और CP इज इक्वल टू 4 + F R आएगा,
तो सी पी बाई सी वी इज इक्वल टू गामा, तो 4 प्लस ई एफ और 3 प्लस ई एफ। जिनको नहीं आया उनको मैं रिपीट बताना चाहता हूँ। अरे इतना सिंपल, देखो बेटा ये तो एनर्जी है, 3 क्या होंगे ट्रांसलेशन मोशन, तो 3/2 एन ए के बी टी। कोई टेंशन है भाई तेरे को? अभी 3 रोटेशन हो जाएंगे क्योंकि ये ऐसा मॉलिक्यूल्स होता है, पता होगा ना आपको। तो रोटेशनल भी 3 हो गए, डंबल्स में 2 होते हैं, डंबल्स डायटोमिक। यहाँ पे 3/2 एन ए के बी टी, और वाइब्रेशन में एफ 2/2 एन ए के बी टी। थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, करेक्ट है बेटा। तो E इज इक्वल टू, ये तो हो गया सर 3, और ये एफ और ये R। नहीं समझा सर? अरे बाबू 3/2 3/2 3 हो गया, ओके। ये तो 1 है, तो एन ए के बी टी को बाहर निकाला मैंने। देखो ये दोनों मिला के 3, ये एफ, ये तो 1 है ना बेटा, 2 कैंसिल हुआ था, तो ये पता होना चाहिए। 1 ऐड किया तो सीपी मिलता है। चलो आगे बढ़ते हैं। ऑब्जर्वेशन, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन, सबसे इजी पार्ट लगने वाला, इसके ऊपर डेफिनेशन आती है, ठीक है। देखते बेटा, एक मैंने ग्लास का स्लैब ले लिया, लाइट आ गई बेटा, हीट आ गई क्यू नाम की, तो कुछ हीट रिफ्लेक्ट होगी बेटा, इसको कहते हैं क्यू आर, कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन। वैसे क्यू आर कुछ हीट, कुछ मात्रा में, कुछ क्या होगा बेटा ये ऑब्जर्व करेगा, और कुछ क्या होगा क्यू टू ट्रांसमिट हो रही। मतलब मैंने जो हीट दे दी ग्लास स्लैब को, जैसे कि मेरे पास एक ग्लास स्लैब है भी, दिखाता हूँ, ये एक ग्लास स्लैब है, ठीक है। तो वो हीट कुछ हो गई सर रिफ्लेक्ट, कुछ हो गई ऑब्जर्व, और कुछ हो गई ट्रांसमिट, ओके। मैंने क्या किया, क्यू डिवाइड किया, फिर क्यू आर बाई क्यू, क्यू ए अपॉन क्यू, क्यू टी अपॉन क्यू। सबको पता है, इसको 1 कहेंगे, इसी को R कहते हैं, इसको A कहते हैं, इसको T कहते हैं। सर R मतलब क्या लिखा, फिर इसका मतलब लिखा है बेटा टोटल हीट में से कितनी हीट। जैसे आपको मैं बता दूं, फिजिक्स में आपकी बहुत अच्छी पढ़ाई होगी सर, मुझे 97 नंबर आने वाले 100 में से, है ना। मतलब जो हीट आ गई उसमें से कितनी रिफ्लेक्ट होगी, ये मतलब क्या, क्यू ए अपॉन क्यू, टोटल रेशियो है ना, रेशियो बेटा, कितनी इंसिडेंट होगी उसमें से कितना ऑब्जर्व हो गया। ट्रांसमिट क्यू टी अपॉन क्यू, समझ में आ रहा है, सिंपल है, ओके। इसी से हम लोग बोल सकते हैं R इज इक्वल टू 1 लिया तो जितनी हीट आ गई उतनी रिफ्लेक्ट होगी, प्योर है ना, परफेक्टली रिफ्लेक्टर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इस कंडीशन में A और T आपका 0 था, राइट है ना मेरे बच्चे, समझ में आ रहा है ना, सिंपल है। या A इज इक्वल टू 1, ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट, इसी को परफेक्टली ब्लैक बॉडी कहते हैं। जितनी हीट आ गई उतनी ऑब्जर्व कर दी। जैसे मेरे पास एक काला कपड़ा है, काला कपड़ा धूपकाली में मत पहनो, इसीलिए बोलते हैं हमारे घर वाले, है ना। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा बेटा, A और T दोनों भी 0 था, जितनी हीट आ गई परफेक्ट ऑब्जर्वर कहते हैं इसको। और T इज इक्वल टू 1 रहा, तो यहाँ पे R और A दोनों मिला के 0, मतलब ट्रांसमिट, जितनी भी हीट आ गई टोटल ट्रांसमिट होगी, ठीक है। तो इसके ऊपर मुझे एक सवाल आ रहा है, याद, जितनी हीट मतलब एक हीट रेडिएशन पास करेगा, टोटल जितनी आ गई उतनी की उतनी हीट ट्रांसमिट करती, उसको डायथर्मिक सब्सटेंस कहते हैं। जैसे ग्लास का एग्जांपल है, ठीक है, डायथर्मस। और अथर्मस किसको कहते हैं बेटा, हीट आगे ट्रांसमिट नहीं करता है उसको, जैसे वुड का एग्जांपल, उसको कहते हैं अथर्मस सब्सटेंस कहते हैं, ठीक है। तो ये डेफिनेशंस आप लोगों को शायद यहाँ पर मैंने प्रोवाइड किए, देखो कोएफिशिएंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन A की वैल्यू, तो ये बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। A इज इक्वल टू क्यू ए अपॉन क्यू, देखो वही है रेशियो, अमाउंट ऑफ हीट ऑब्जर्व टू द टोटल क्वांटिटी ऑफ हीट इंसिडेंट कितनी है, ठीक है। ये डेफिनेशन लिखिए जो मैंने लिख के दी थी अभी, ये पूरी। हाँ, अभी परफेक्टली ब्लैक बॉडी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा। विच ऑब्जर्व मतलब जितनी भी हीट आ गई उतनी की हीट अगर ऑब्जर्व करता है उसको परफेक्टली ब्लैक बॉडी ऐसे कहते हैं। इसके पहले कॉन्सेप्ट होना चाहिए था ये, है ना, मैं यहीं पे कवर करके देता हूं कि जितनी भी हीट आ गई उतनी हीट अगर A इज इक्वल टू 1 हो, इसी को परफेक्टली ब्लैक बॉडी कहते हैं, ठीक है ना, इसी को परफेक्टली ब्लैक बॉडी कहते हैं। जैसे कि लैम्प ब्लैक सबसे ज्यादा हीट ऑब्जर्व करता है 97%, ठीक है ना। तो जितनी हीट ऑब्जर्व करेगा उतनी ही वो क्या बाहर इमिट भी करता है।
ये जो बेटा परफेक्टली ब्लैक बॉडी का फिर इस परफेक्ट ड्रॉ द लेवल डायग्राम बोल के सवाल आता है। लेबलिंग इंपॉर्टेंट होते हैं, इसके ध्यान रखना। यहाँ पे हीट इंसिडेंट आ गए। ये क्या है सर? ये कोनिकल प्रोजेक्शन किस लिए लगा है? नॉर्मल हीट को नॉर्मल अवॉइड करता है इंसिडेंट होने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा इधर उधर ऐसे रिफ्लेक्शन होना चाहिए, इसलिए कोशिश की गई। तो हीट आ गई ऐसे 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 ऐसे, समझे क्या आप? ओके, इसलिए कोनिकल प्रोजेक्शन है। सर सरफेस कोटिंग, ये अंदर का सरफेस कोटिंग किया गया है किससे? लैम्प ब्लैक, मतलब जो हमारे भगवान को दिया जलाते हैं, है ना, दिवाला होता ना, तिथं काजळ येते, ती सगळ्यात जास्त ब्लॅक बॉडी असं मानला गेलेला आहे। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हीट ऑब्जर्व करें। दूसरी इवैक्यूलेटेड फेस, ये क्यों रखा है बेटा? जैसे कि आपके पास पानी की बोतल होती है जो मिल्टन की, उसमें पानी ठंडा है तो ठंडा, गर्म है तो गर्म, क्योंकि इसके बाहर की हीट अंदर, अंदर की बाहर नहीं आना चाहिए, इसलिए पेस रखा है। कोनिकल प्रोजेक्शन है, ये डबल वॉल लगा है, इसके ऊपर पॉलिश भी करते हैं, जो कि हीट आ गई रिफ्लेक्ट होकर वापस जाना चाहिए। तो यही है परफेक्टली ब्लैक बॉडी में हम लोगों को फिर इस परफेक्टली ब्लैक बॉडी डॉट लेबल डायग्राम ऐसा सवाल आता है। ठीक है, ये इसके ऊपर कैसे लिखना चाहिए, क्या लिखा है? इमिशन ऑफ हीट रेडिएशन। चलिए देखते हैं। रेडिएशंस के लिए आर सिंबल है बेटा, तो लिख सकते हैं Q/AT फार्मूला इसका। ठीक है, बस इसको पढ़ना आना चाहिए। द अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, नाउ देन इट इज कॉल्ड एज द, है ना, इमिशन ऑफ हीट रेडिएशन। ओके, तो इसका SI यूनिट क्या हो सकता है? देखते हैं ना, SI यूनिट भी, हीट एक एनर्जी है, जूल में गिन सकता हूं, एरिया है मीटर स्क्वायर, और टाइम को सेकंड में गिना जाता है, लेकिन जूल पर सेकंड को वैट कहते हैं। सर क्यों? क्योंकि पावर का फार्मूला बेटा वर्क अपॉन टाइम, वर्क का यूनिट जूल था और टाइम का सेकंड, लेकिन पावर वैट में गिनते हैं, तो इसको वैट पर मीटर स्क्वायर भी गिना जा सकता है, वैट पर मीटर स्क्वायर। इसके डायमेंशन भी निकाल सकता बेटा, M1 L2 T-2, न्यूटन और जूल के फार्मूले, जो डायमेंशन फार्मूला याद होना चाहिए। ये L2 है और ये T1 है बेटा, तो मुझे लगता है L2 गेट भी कैंसल, तो M1 L0 T-3 ये डायमेंशंस मिलने चाहिए। क्या अमाउंट ऑफ हीट रेडिएशन ऑफ बॉडी डिपेंड किस पे है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर कितना है आपका बॉडी का, इंपॉर्टेंट है बेटा, है ना। एब्सोल्यूट टेम्परेचर कितना है, इंपॉर्टेंट है सबसे पहले। नेक्स्ट है नेचर कैसा है मटेरियल का, है ना, उसको पॉलिश किया नहीं किया सब देखना पड़ता है। सरफेस एरिया कितना है और टाइम ड्यूरेशन कितना है जो बॉडी हीट इमिट कर रही है। ओके, चलिए आगे बढ़ते बेटा। इमिसिव पावर, यही मैंने इमिसिव पावर के बारे में ही बताया था। इमिसिव पावर या रेडिएंट पावर ही बोलते हैं इसको, ठीक है ना। वही है द क्वांटिटी, अभी जो लिखा मैंने वही लिखा था मैंने, R = Q/AT, यही फार्मूला है, वही सब चीज़ें मैंने पहले बता दी, क्योंकि ये शॉर्ट रिवीजन है, इसमें शॉर्ट ही बोलना पड़ता है। ठीक है, कोएफिशिएंट्स ऑफ इमिशन और इमिसिविटी। तो कोएफिशिएंट्स ऑफ इमिशंस, इसके लिए सिंपल सा डेफिनेशन बेटा, E = सिंबल E है इसका, R/RT। सर इसका मतलब देखो, R इज द इमिसिव पावर है ऑर्डिनरी बॉडी की, और RB ये परफेक्टली ब्लैक बॉडी है ना, बराबर है। इनका रेशियो को ही हमने कोएफिशिएंट्स ऑफ इमिशन कहा। देखो कोएफिशिएंट्स ऑफ इमिशन या इमिसिविटी इन गिवन सरफेस द रेशियो है, रेशियो कौन है? इमिसिव पावर R ऑफ सरफेस टू, मतलब डिवाइडेड इमिसिव पावर RB, मतलब परफेक्ट ब्लैक बॉडी, सेम टेम्परेचर, सेम टेम्परेचर, एक परफेक्टली एक ब्लैक बॉडी रखी है ऐसे और एक ऑर्डिनरी बॉडी, इन दोनों का रेशियो बना है, इसी को हमने कोएफिशिएंट्स ऑफ इमिशंस बोला है। बेटा अगर E = 1 आता है तो ये परफेक्टली ब्लैक बॉडी है। E = 1 मतलब इसका इमिशन ज्यादा है, इसको परफेक्टली ब्लैक बॉडी बोला है ना। अगर E = 0 आ रहा है तो इसको परफेक्टली रिफ्लेक्टर कहते हैं, मतलब कुछ हीट, देखो जितना हीट लेगा उतना तो इमिट करेगा, जितना खाओगे उतना काम करोगे, जितनी पढ़ाई करोगे उतनी नंबर्स बढ़ेंगे। और ऑर्डिनरी बॉडी रहा तो E0 इज ग्रेटर देन E इज ग्रेटर देन 1, मतलब बेटा ऑर्डिनरी बॉडी का इमिसिव जो भी कोएफिशिएंट्स ऑफ इमिसिव या इमिसिविटी है, ये 0 से बड़ी और 1 से छोटी होती है। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्रिचॉफ्स लॉ ऑफ हीट रेडिएशन एंड थ्योरेटिकली प्रूफ देना है मुझे। ठीक है, सिंपल बात है। इसमें क्या बोलोगे आप लोग? A = E बोलोगे, A = E बोलोगे, मतलब क्या बोलोगे इसका अंदर कि जितनी हीट ऑब्जर्व होगी उतना तो इमिशंस होगा। अब मेरा सवाल है बेटा कि हमारे पास एक फार्मूला था, क्या लिखा था मैंने? QA/Q।
करेक्ट है, तो क्यू ए इज इक्वल टू ए क्यू लिख सकता हूं, ओके लिख सकता हूं बेटा। इसी को तो ए क्यू इज इक्वल टू आर लिख सकता हूं, पता है ना आर क्या है, इमिसिव पावर है ना, बराबर है ना, इमिसिव पावर। इसी बेटा हीट जो है ऑब्जर्व जितना करेगा है ना, अगर वही ऑर्डिनरी बॉडी रही तो क्या करोगे, Q इज इक्वल टू आर बी लिखूंगा। सर मतलब नहीं समझ रहा हूं, समझाता हूं, टेंशन क्यों ले रहे भाई, मुझे बता। कोएफिशिएंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब क्या, Q है भाई, Q मतलब Q ये निकालने तो ए क्यू, ये Q क्या है बेटा, कोएफिशिएंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, सॉरी कितनी हीट ऑब्जर्व कर रहा बॉडी, मतलब जितना ऑब्जर्व करेगा उतना तो इमिशंस करेगा ना, मतलब ये एज इट इज रखा, इसके जगह पे आर लिखा, आर मतलब इमिशंस करना, बाहर डालना, वो कितने किसके ऊपर डिपेंड है, अपनी बॉडी जो है ऑब्जेक्ट है वो कितना ऑब्जर्व कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। बस यही फार्मूला सेम यहां लिखा है, बट ए कहां गया सर, ए इज इक्वल टू 1, वाई, बिकॉज अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी। मैं दोनों को डिवाइड कर रहा हूं बेटा, ध्यान देना अभी, है ना, 1/2, चलो 1 क्या है मेरे पास, ए क्यू, ये आर अपॉन आर बी, तो क्यू क्यू कैंसल, तो ए इज इक्वल टू आर अपॉन आर बी। शायद इसकी डेफिनेशन अभी अभी देखिए, इसको ई कहते हैं, ई इज द कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन, अभी देखिए हो गया बेटा, थ्योरेटिकली प्रूव करके दिखाया। चलिए एक ग्राफ है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ है, यहां पे ये एक मेरे पास एक ऐसा कोई तो सोर्स है, एक सोर्स है और एक सोर्स ने ऐसे हीट रेडिएशंस कर रहा है, ठीक है, ये रेडिएशंस कर रहा है ऐसे ऐसे। मैंने देखा कि कौन से टेम्परेचर पे सबसे ज्यादा वाली वेवलेंथ वाली मेरी बॉडी हीट रेडिएशंस कर रही है, बाहर डाल रही है। वो ये मतलब नहीं है कि इसकी वेवलेंथ कितनी है, वो नहीं है, कौन से टेम्परेचर पे सबसे ज्यादा रेडिएशंस बाहर निकाल रही है, तो वो लैम्बडा मैक्स है। बच्चों को लैम्बडा मैक्स मतलब वेवलेंथ मैक्सिमम, तो वेवलेंथ तो मैक्सिमम इधर है बेटा, नहीं। मैंने देखा जैसे कि ये 500 तो 800-700 के बीच में देखा मैंने, सबसे ज्यादा वेवलेंथ वाली रेडिएशन, सबसे ज्यादा वेवलेंथ नहीं, सबसे ज्यादा रेडिएशंस बाहर इमिट कर रही है, उसको लैम्बडा मैक्स बोला है। आपने देखा कि टेम्परेचर पहले था 3000, तो ये है मेरा रेडिएशन, जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है देखो वैसे 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 मेरा पिक पॉइंट बढ़ रहा है, और 5000 किया तो और पिक पॉइंट बढ़ रहा है, लेकिन ये शिफ्ट हो रहा है कहाँ, लेफ्ट की तरफ, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे, है ना, ध्यान रखना टेम्परेचर ड्रॉ द लेवल डायग्राम आता है 3000, 4000, 5, लेकिन यहाँ 5.5, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा लैम्बडा मैक्स यहाँ पे मिल रहा है बेटा, ठीक है ना। रेडिएंट पावर सबसे ज्यादा से ज्यादा रेडिएंट पावर हीट या रेडिएंट पावर सबसे ज्यादा है उस टेम्परेचर पे, इसको लैम्बडा मैक्स बोला। तो ये ग्राफ ध्यान रखना, इसके ऊपर क्वेश्चंस आता है, ये रेडिएंट पावर है, ये वेवलेंथ है, वो वेवलेंथ लैम्बडा मैक्स और इस वेवलेंथ का कोई संबंध नहीं है, इसका संबंध नहीं है, ध्यान रखना, ओके। उस टेम्परेचर पे सबसे ज्यादा रेडिएशन बाहर इमिट हो रही है, वो लैम्बडा मैक्स बोला है, ठीक है। चलिए यही इसके ऊपर, उसके बाद में बेटा विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ, तो हमने क्या देखा अभी अभी वही ग्राफ के ऊपर, लैम्बडा मैक्स ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बेटा टेम्परेचर, तो लैम्बडा मैक्स इज इक्वल टू बी बाई टी, ठीक है, टी इज द टेम्परेचर, बी इज द विंड डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट, उसकी वैल्यू है 97×10⁻³ मीटर केल्विन, बस इतना ही लिखना है ना। द वेवलेंथ फॉर विच द इमिशन पावर ऑफ ब्लैक बॉडी मैक्सिमम is inversely proportional to the absolute temperature of blood is called as the displacement, ठीक है, ओके। ये बेटा जो दूर दूर स्टार रहते हैं वहां का टेम्परेचर मेजर करने के लिए ये विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ का यूज किया जाता है, ठीक है, स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ रेडिएशन। तो रेडिएंट पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 4th पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और इक्वल टू लिखना है तो कांस्टेंट सिग्मा लिखा है, सिग्मा है मेरा, ऐसा लिखता हूँ भाई। कुछ बच्चे बोलते हैं सर ये सहाका ले ले, नहीं, सिग्मा T⁴, बस मेरे यही है मेरे पास स्टेफन लॉ, लेकिन इसको लिखता हूँ मैं Q/AT, पता है ना, सिग्मा T⁴, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास ये इक्वेशंस मिलता है,
तो इसका मुझे लगता है सिग्मा की वैल्यू भी होगी 5.67 इंटू 10⁻⁸ ऐसे कुछ तो वैल्यू दी होगी, देख लेना आपके बुक्स में, शायद यही वैल्यू होगी 5.6 हाँ बराबर है, जूल पर मीटर की सेकंड केल्विन रेज़ टू 4 या वैट जो भी दिया है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। ओके, इसी को बेटा अगर हम लोगों को ऑर्डिनरी इसका लिख दिया आपने ने रेट ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी, तो सिंपल भाषा में लिख सकते थे ऐसे, है ना, रेट ऑफ लॉस T⁴ सिग्मा T⁻⁴, तो सिग्मा को कांस्टेंट निकालो सर, T⁴ T⁻⁴ ऑर्डिनरी बॉडी, तो ई लिखो इमिसिविटी, तो वो लिख सकते हैं, बाकी कुछ नहीं, है ना। ऑर्डिनरी बॉडी है तो ई लिखना पड़ता है, ये पता है ना आप लोगों को, तो ये थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा आपको। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि मुझे लगता है कि कम समय में चैप्टर करना, कवर करना, ये मकसद है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ फॉर योर स्टडी।